हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं नीलोत्तम राय द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। अब तक इसके 16 अध्याय हमने पढ़ चुका, जिसमें हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की जिंदगी की अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। आइए ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग पहलू को देखते हैं आज के चैप्टर में। चैप्टर 17 डार्क हॉर्स। दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल में चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जगते ही देखा कि मनोहर के 7 मिस कॉल थे। हेलो, गुड मॉर्निंग मनोहर भाई। क्या बात, इतना कॉल देख रहे हैं? अरे कहाँ थे आप संतोष जी महाराज? हम इसलिए कॉल कर रहे थे कि आज राय साहब का बर्थडे है, पहले बधाई दे दीजिए और शाम को पार्टी है, मनोहर ने सदा की तरह चहकते हुए कहा। अरे कितना पार्टी खाइएगा हो मनोहर जी, हमें रहने दीजिए, हम फोन पर ही बधाई दे देते हैं, संतोष ने कहा। दिमाग खराब है क्या आपका? अरे आपके और हमारे बिना राय साहब का पार्टी कैसे हो सकता है? उस बुढ़वा का हमारे और आपके अलावा है ही कौन यहाँ? अरे चुपचाप तैयार होकर आइए सीधा बत्रा, हमें पहले चलकर तैयारी करना है, मनोहर ने पूरे अधिकार के साथ कहा। संतोष के मन पर मनोहर के भावपूर्ण उद्गार का असर होना स्वाभाविक था। उसने हाँ कर दी। फोन रख तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ गया। नहाने के बाद उसने सोचा कि रोज की तरह साधारण कपड़े पहनकर चलूं या फिर पार्टी वियर शर्ट निकाल लूं। फिर सोचा शाम को वापस आकर बदल लूंगा, अभी तो दौड़ धूप करना होगा व्यवस्था में। मुखर्जी नगर के इलाके में विद्यार्थियों के बीच जन्मदिन मनाना सबसे लोकप्रिय इवेंट था। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक का फॉर्म भरने के बाद कभी अपने जन्म की तिथि पर भी ध्यान नहीं दिया, वे भी यहाँ बड़े तामझाम के साथ अपना जन्मदिन मनाते थे। कई कोचिंग में तो विद्यार्थी आपस में चंदा उठा अपने अपने टीचर के जयंती भी मनाते थे। यहाँ इतने इतने उम्र के आदमी जो विद्यार्थी के रूप में सालों साल से तैयारी में लगे हुए थे, जिनका जन्मदिन उनके घर वाले कब का भूल चुके थे, वे भी याद करके अपने मित्रों को उकसाकर अपना जन्मदिन मनवाते थे। आज राय साहब ने लगभग वही किया था। कैसे? देखिए, सुबह होते ही मनोहर को फोन करके कहा, आज मन बहुत उदास और तन्हा लग रहा है। पूछने पर बताया कि आज उनका जन्मदिन है। आज बड़ा अकेलापन लग रहा है। घर पर होता तो कितना लाड़ दुलार मिलता। इतना सोचना था कि मनोहर ने कहा कि हम लोग हैं ना आपके साथ। शाम को पार्टी और मनोहर इवेंट मैनेजमेंट में छूट गया। यहाँ पर जन्मदिन मनाने में उसके पूरे रूल रेगुलेशन का अनुशासन के साथ पालन किया जाता था। मसलन कमरे को बैलून से सजाना, बर्थडे बॉय की टोपी पहनाकर तैयार करना, केक काटना, एक दूसरे को हाथ से केक खिलाना, गाल पर केक लगाना, उपहार लाना, गुलदस्ते लाना इत्यादि। कुछ तो जन्मदिन के पूर्व वाली रात 12 बजते ही इतना हो हल्ला मचाते और नाचते थे कि जैसे भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म हो गया हो फिर से। मनोहर राय साहब के बर्थडे को लेकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि आज अपने जन्म दिवस जैसे महान अवसर पर राय साहब ने उसे अपना समझकर उससे अपना एकाकीपन साझा किया था। शायद राय साहब उसकी प्रबंधन क्षमता को जानते थे। मनोहर को याद आ रहा था कि एक बार जब वह मोतिहारी में था, तब उसके जन्मदिन के अवसर पर मान्य सत्यनारायण प्रभु की कथा करवाई थी। उसी दिन उसके मैट्रिक का रिजल्ट भी आया था और मनोहर पास भी कर गया था। यद्यपि वह इस बात को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं था कि वो कथा क्या उसके जन्मदिन के कारण करवाई गई थी या फिर मैट्रिक पास होने के कारण। फिर दिल्ली आकर ही मनोहर ने अपना प्रॉपर तरीके से जन्मदिन मनाया था। मनोहर बत्रा पहुंच संतोष का इंतजार कर रहा था। मनोहर राय साहब के लिए अपने कमरे से एक बैग में गमकौआ साबुन, डियो, परफ्यूम, हेयर जेल, बॉडी लोशन इत्यादि इस तरह लेकर निकला था जैसे एक ब्यूटी पार्लर वाली शादी के लिए नई दुल्हन सजाने जा रही हो। असल में राय साहब इस तरह के सौंदर्य प्रसाधनों से हमेशा ही दूर रहे थे। अब एक दिन के लिए इतने प्रोडक्ट को खरीदना न उचित था न संभव, सो मनोहर ने खुद ही अपनी पहल करते हुए ये सारा सामान अपने बैग में रख लिया था। राय साहब को तो बस आज
भर ही प्रयोग मिलाना था, वो भी खुद मनोहर ने जिद की थी। संतोष के पहुंचते ही दोनों नेहरू विहार की ओर निकले। राय साहब कमरे को धोने पोंछने में व्यस्त थे। मनोहर ने कमरे में घुसते ही राय साहब को साबुन दिया और नहाकर आने को कहा। संतोष ने पहले गले मिल बड़ी आत्मीयता से जन्मदिन की बधाई दी। राय साहब ने चाय चढ़ा दी। आज बहुत दिनों बाद चूल्हा जला था राय साहब के आशियाने में। चाय पीने के बाद नहाने जाने से पहले राय साहब ने मेहमानों की लिस्ट पर मनोहर और संतोष से विमर्श किया। राय साहब की इच्छा थी कि कोई महिला मित्र भी अगर आमंत्रित हो जाए तो यह एक सार्थक जन्मदिन हो जाए जीवन का। मनोहर ने दिलासा देते हुए कहा कि वह कोशिश करेगा। क्योंकि अब महिला मित्र को भी बुलाना था, इस कारण अन्य मेहमानों पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा था कि कोई बदतमीज मिजाज का लड़का आमंत्रित न हो जाए, भले ही वह कितना ही करीबी मित्र हो। अंत में तय हुआ कि कुछ चुनिंदा मित्रों को ही बुलाया जाए। राय साहब ने एक बार गुरु के न बुलाने पर चर्चा करना चाहिए, पर संतोष और मनोहर का रुख देखते हुए चुप हो गए। असल में गुरु के आने से महिला मित्र की नहीं बल्कि खुद राय साहब को अपनी फजीहत का डर लगने लगा था। नए मेहमानों में केवल एक क्रिश्चियन कॉलेज में रहने वाले जावेद खान को आमंत्रित किया गया था। बाकी सब पुराने ही चेहरे थे जो सदा पार्टी खोरी करते थे। महिला मित्र लाने की जिम्मेदारी मनोहर को सौंपी गई थी। इसके बाद अब खाने पीने के मेन्यू पर बात हुई। ये सब होते होते काफी वक्त निकल गया था। राय साहब नहाना छोड़ पहले उन सबके साथ खरीदारी कराए। अब शाम होने को थी। राय साहब छत से तौलिया लपेट बाथरूम की तरफ गए। कमरे की अपनी स्वाभाविक गंध साबुन की खुशबू से लड़ रही थी। राय साहब के कमरे की नैसर्गिक महक के साथ साबुन की गमक मिलने से एक अजब टाइप की तीसरी खुशबू का इजाद हो गया था। राय साहब साबुन इस तरह से मलमल के नहा रहे थे जैसे कोई दुल्हन उपटन लगाकर नहाती है। इधर मनोहर को फोन पर बात कर महिला मित्र का आना तय कर लिया था। केवल एक की ही हाँ हो पाई थी। राय साहब के बाथरूम से निकलते ही मनोहर बाथरूम को देखने गया। राय साहब, ये इतना गंदा बाथरूम कैसा महक रहा है? ऐसे में आप महिला मित्र का निमंत्रण भी दिलवा दिए। अगर बाथरूम चली गई तो दुर्गंध से मर जाएगी, मनोहर ने नाक बंद कर कहा। राय साहब ने तुरंत 500 का नोट निकालकर 50 का नोट निकालकर संतोष को फिनाइल और हार्पिक की शीशी लाने को कहा। राय साहब बाथरूम साफ करने घुसे और अब बाहर आने के बाद साबुन की गमक खत्म हो गई थी और राय साहब फिनाइल जैसा महक रहे थे। मनोहर ने उन्हें फिर से नहा कर आने को कहा और जो साबुन उन्होंने पोंछ कर बैग में डाला था उसे फिर से निकाल कर दिया। 6 महीने में यह केवल 5वां मौका था जब राय साहब साबुन लगाकर नहा रहे थे। उसमें भी 2 बार तो आज ही लगा लिया था। वैसे वे हमेशा मुल्तानी मिट्टी और बेसन घी बॉडी में लगाकर नहाने के आदी थे। मनोहर कमरे के कोने कोने की सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर बिल्कुल इस तरह से ध्यान दे रहा था जैसे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी वाले अपने राष्ट्रपति की यात्रा के पहले मुआयना करते हैं। बस एक डॉग स्क्वाड की कमी थी। आखिर महिला मित्र आने वाली थी, कमरा तो ठीक करना ही था। थोड़ी देर में भरत और विमलेंदु पहुंच गए। रुस्तम को भी फोन किया गया था। गुरु ने थोड़ा विलंब से ही आने को कहा था क्योंकि उसे शाम को किसी से मिलने जाना था। उपस्थित सभी मित्र रंग बिरंगे बैलून से कमरा सजाने लगे। मनोहर ने बिना अंडा वाला केक लाकर पहले ही रख दिया था। उसमें केवल राय साहब का नाम लिखवाया था, उम्र नहीं। तभी जावेद खान आ पहुंचा। वह पहले से सभी मित्रों से परिचित था ही, बस कभी संतोष और भरत से नहीं मिला था। सबसे पहले संतोष ने नमस्ते किया और फिर राय साहब से उनका परिचय भरत से कराया। भरत ने आगे बढ़कर जावेद का हाथ मिलाया। जावेद हाथ में हुए दर्द से कराह उठा। ऐसा लगा उसे जैसे पंजा मगरमच्छ के मुंह में चला गया हो। भरत ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। असल में यहाँ अक्सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चला करती थी जहाँ अपने व्यक्तित्व को निखारने के तरीके सिखाए जाते थे। उन्हीं तरीकों में से एक था जो सबसे लोकप्रिय तरीका था कि वह किसी से हाथ मिलाते वक्त उसके पंजों को जी जान से दबा देना। भले जावेद यह दर्द सहन न कर पाया, पर भरत ने बस उसी तरीके से हाथ भर मिलाया था जो उसने सीखा था।
कुछ ही पल बीते थे, रुस्तम भी पधार चुके थे। रुस्तम अपने साथ एक बड़ा सा गुलदस्ता लाए थे, जो उसके पीछे खड़े उसके साथ आए एक पतले दुबले लड़के के हाथ में था। रुस्तम ने घुसते ही राय साहब को गले लगाया और लड़के के हाथ से गुलदस्ता ले राय साहब के हाथ में रख दिया। राय साहब पहली बार इतने रंग बिरंगे फूलों के बीच थे। राय साहब को मनोहर और संतोष ने पूरे आधे घंटे की मेहनत से तैयार किया था। पहले उनके बदन पर एक लेयर डिओड्रेंट की चढ़ाई, फिर शर्ट पहना, उस पर परफ्यूम की लेयर चढ़ाई, शर्ट की ऊपरी जेब में गुलाब खोसा। जावेद खान अपने साथ बर्थडे वाला टोपी लाया था, उसे भी पहनाया गया। राय साहब को जब टोपी पहनाई गई तो ऐसा लगा कि राज तिलक के बाद मगध के सम्राट को मुकुट पहनाया जा रहा हो। क्रीम पाउडर से सनी हुई शर्ट पैंट पहने और बेल्ट लगाए राय साहब की मासूमियत और चेहरे पर एक निश्चल बालक वाला भाव देख सच ही में कोई कह सकता था कि बुढ़ापा आदमी का अंतिम बचपन है। एकदम बुतरू लग रहे थे राय साहब। चलिए, कितना बजे कटेगा केक? और किसी का आना बाकी है का? रुस्तम ने सेनापति की भांति पूछा। हाँ, गुरु भाई को आ जाने दीजिए, इतना हड़बड़ी क्या है? मनोहर ने कहा। हाँ हाँ, वेट कर लेते हैं, राय साहब ने तुरंत कहा। असल में राय साहब को गुरु की नहीं बल्कि उस महिला मित्र का इंतजार था जिसका आना मनोहर ने तय कर रखा था। यार, मुझे थोड़ा जल्दी निकलना होगा, एक दो और बर्थडे अटेंड करना है, रुस्तम ने अपना खास महत्व स्थापित करते हुए कहा। अरे, गुरु कहीं पी के भूल गया होगा, रुस्तम ने गुरु के बारे में बड़ी ही बेअदबी से कहा। हाँ, तो बिना केक काटे ही होगी पार्टी, केक तो तभी कटेगा जब गुरु भाई आएंगे, संतोष ने बिना एक पल गवाए कहा। संतोष को रुस्तम का गुरु के बारे में इस तरह कहना बहुत बुरा लगा। एक तो रुस्तम के साथ उसका पहला अनुभव भी खराब था, रुस्तम संतोष को देखते ही पहचान गया था, साथ ही अभी कही गई बात का असर तेवर भी। रुस्तम ने डिफेंसिव होकर खेलना ठीक समझा। यहाँ अक्सर पुराने सीनियर नए जूनियर के जोश से परहेज करते थे और कब कौन चोला उतार फिर क्रांति की घोषणा कर दे, कुछ नहीं पता। अरे राय साहब, ये तो वही लड़का है ना? क्या भाई, रूम मिला था कि नहीं? रुस्तम के चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान लाते हुए कहा। संतोष ने मन ही सोचा, साले तो क्या अब तक मैं सड़क पे रह रहा हूँ? हाँ, ये वही संतोष जी हैं, अब तो तैयारी भी मस्त चल रही है, राय साहब ने कहा। राय साहब की नजर लगातार मनोहर के फोन और दरवाजे पर लगी हुई थी। बस कब उस अज्ञात वाला का फोन आए और दरवाजे से वह प्रवेश करे। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। राय साहब का दिल धड़का, दिल सही ही धड़का था, वह गुरु था। गुरु ने आते ही एक बड़ी सी मैजिक मोमेंट की बोतल राय साहब के हाथ में देते हुए उन्हें जन्मदिन दिवस की बधाई दी। फिर एक नजर सबकी तरफ देखा, रुस्तम पर नजर जाते ही कहा, लो, का रे रुस्तम, तुम भी आए हो? आज तो राय साहब वीआईपी हो गए बे, नेता आया है इनके जन्मदिन पर, कहकर गुरु हंसा और सबने साथ में ठहाका लगाया। अरे, आप भी जो कहिए गुरु भाई, आपके भाई हैं, जैसा समझिए, रुस्तम ने कहा। लगा ही नहीं कि वही रुस्तम है जो अभी कुछ देर पहले बोल रहा था। रुस्तम ने गुरु का तेवर देखकर निकलना ही बेहतर समझा। अच्छा बंदियों, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे निकलना होगा, आप लोग एंजॉय करें, सबको शुभ रात्रि, कहकर वह अपने दुबले पतले चेले के साथ निकल गया। अभी रुस्तम के पांव दरवाजे पर बाहर पड़े ही थे कि मनोहर के फोन पर रिंगटोन बजा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। वो घड़ी आ गई। हेलो, हाँ, मैं नेहरू विहार के नाले के पास हूँ, कहाँ आना है? उधर से आवाज आई। हाँ बस रुको, मैं तुम्हें वहीं लेने आता हूँ, मनोहर बोलकर सीढ़ियों से उतरने लगा और साथ में संतोष भी हो लिया। रास्ते में संतोष को ध्यान आया कि उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। नाले के पास खड़ी उस सजी सवरी लड़की ने संतोष को देखते ही कहा, हेलो सेंटी जी, कैसे हो? अरे पायल जी आप लीजिए, मुझे मनोहर ने बताया भी नहीं, संतोष ने खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव से कहा। बताइए, मुझे भी इसने कहाँ बताया था कि कहाँ जाना है और कौन कौन है?
पायल ने मनोहर की तरफ इशारा करते हुए कहा। विदिशा जी नहीं आई? संतोष ने अपने मतलब का सवाल किया। नहीं, उसने मना कर दिया। कह दिया कि अनजान लड़कों की पार्टी में नहीं जाऊंगी। अरे जब आएगी जाएगी नहीं तो पहचान कैसे बनेगी? पायल ने कहा। बात करते करते अब तीनों मकान की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इधर राय साहब ने दारू और बियर की बोतल झट से छुपा दी। गुरु ने अपने सिगरेट फेंक डिब्बे को जेब में डाल दिया। जावेद ने झट से अपने बेड की चादर को सीधा किया और विमलेंदु केक को लेकर कमरे के बीच में एक टेबल पर रख उस पर मोमबत्ती लगाने लगा। हालांकि केक में बस एक ही मोटी सी मोमबत्ती रखी गई थी, क्योंकि उम्र के हिसाब से मोमबत्ती सजाते तो केक छोटा पड़ सकता था। सीढ़ियां चढ़कर पायल का दम फूल चुका था। कमरे के अंदर घुसते ही पायल ने सबको हाय कहा। मनोहर ने झट से सबसे अपना परिचय कराया। यही है हमारे राय साहब, आज इन्हीं का बर्थडे है। मनोहर ने कहा। जी, कृपा शंकर नाम है मेरा, राय साहब तपाक से बोले। राय साहब ने सालों बाद अपना पूरा नाम इस तरह किसी को बताया था। इससे पहले एक बार संतोष के साथ मनमोहिनी को भी पूरा नाम बताया था उन्होंने। हैप्पी बर्थडे कृपा, मस्ती में रहो यार। पायल ने हाथ मिलाते हुए और बैग से एक चॉकलेट और पीले गुलाब का फूल निकाल कर दिया। हाथ मिलाते ही जैसे राय साहब मतवाला हो गए थे। शरीर में कंपन, आंखों में झिलमिल सा दिखने लगा। पायल ने जैसे उन्हें एक झटके में बूढ़े से जवान कर दिया था। राय साहब बोल बोल कर उन्हें साथियों ने पहले से ही प्रौढ़ कर दिया था। पायल के मुंह से कृपा सुन राय साहब इतने गुदगुदा गए कि दिल तो सुबह से ही बच्चा था और अभी बस वो यही सोच रहे थे कि दिमाग भी बच्चा हो जाए और बिना सोचे समझे जाकर पायल की गोदी में लटक जाए। वे 4 वर्षीय बालक की भांति उसके गले से लिपट कर खेलना चाहते थे। खैर, अगले क्षण केक काटने की पहल करते हुए गुरु ने राय साहब का ध्यान तोड़ा। राय साहब हाथ में चाकू लिए ऐसे खड़े थे जैसे कोई धार्मिक आदमी मंदिर से श्रद्धा में अगरबत्ती लेकर खड़ा रहता है। दाएं हाथ में चाकू, बाएं हाथ से दाएं हाथ के बाह को छुए, पैर से चप्पल उतार उन्होंने जैसे ही केक काटा, मनोहर ने मोबाइल पर गाना लगा दिया। तो बतिया दुनाली तो रखिया दुनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटते ही सबसे पहला टुकड़ा राय साहब ने पायल को अपने हाथों से खिलाया। पायल ने भी केक उठाकर राय साहब के गाल पर घस दिया। राय साहब को इतना आराम फील हुआ जैसे 4 वर्षीय बच्चे तेल मालिश के बाद होता है। मनोहर को पायल का यहाँ इतना खुलना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जान रहा था कि अगर कोई खुल गई तो फिर कोई लाल सिग्नल उसे रोक नहीं सकता था। सबने केक खाया। नाश्ते के बाद प्लेट सर्व किए गए। सब गोल घेरा बनाकर बैठ गए। इतने में गुरु ने जावेद से कुछ सुनाने की फरमाइश की। जावेद बहुत अच्छा गाता था और बिहार की कला, लोक संस्कृति पर उसकी पकड़ बड़ी गहरी थी। विदेशिया, छठ के गीत, विवाह संस्कार के गीत, डोबिया, डोमकच, चतसार, कैची, चैती, चैता, फगुआ, होली सब सुनाता था और सब पर उसकी अच्छी जानकारी भी रखता था। जावेद खान मूलतः बिहार के छपरा जिले के गांव का महादेवपुर का रहने वाला था। पढ़ाई में बचपन से अव्वल था। जब वह इंटर में था तब पिताजी चल बसे। कुछ खेती लायक जमीन थी, उसी के भरोसे पहले छपरा से स्नातक किया और फिर सिविल की तैयारी के लिए जिंदगी का एक जुआ खेलने दिल्ली आ गया। यहाँ उसने पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू किया। गांव में बीमार माँ थी, खेत भी लगभग बिक चुके थे, तो यही कुछ 2 बीघा जमीन बचा हुआ था। यहाँ पर ट्यूशन से जो पैसे आ रहा था उसी से संघर्ष जारी था। कभी कभार मौके पर उसे कुछ मित्र संभाल देते थे। जावेद सही मायने में रोज जिंदगी से उठा पटक कर चल रहा था। वो अपने माँ के बचे हुए दिनों को जिंदगी की हर सुख देना चाहता था। वह पढ़ाई में दिन रात जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था और अभी अभी बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी दी थी। जावेद खान ने भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध नाटक बेटी बेवा का एक प्रसिद्ध लोकगीत सुनाया, जिसके बाद विदेशिया, माता का पचरा और अनेक गीतों से पूरे माहौल को बना दिया। पूरे वातावरण को एक
तेजमयी ऊर्जा से भर उठने के बाद राय साहब की मनहूसियत पहली बार परास्त होकर कमरे से बाहर चली गई थी। तभी इस दिव्य माहौल का आवरण तोड़ते हुए पायल उठी और कही, ओह बोरिंग गाइस, आमी का जानी रे तुम्हारो भोजपुरी। पायल ने झुंझलाहट में बांग्ला में कहा, अजी प्लीज आप कुछ सुनाइए ना, प्लीज पायल जी प्लीज। राय साहब ने एकदम पूरे बाल हट से बोला, वो छोड़ो ना कृपा, यार मुझे यहाँ स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, कोई पीता है क्या सिगरेट? पायल ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा। सब समझ गए कि पायल को धुएं से प्रॉब्लम है, इसलिए वह सिगरेट से बचना चाह रही थी। मनोहर ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सबने मना कर दिया, यहाँ तो कोई नहीं पीता पायल जी। संतोष की तरफ से सबकी तरफ से कहा, ओह शिट, चलो मुझे अकेले ही पीना होगा। मनोहर तुम तो लो। पायल ने अपने बैग से 2 अल्ट्रा माइल्ड सिगरेट निकालते हुए कहा। यहाँ मौजूद सारे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। सब इतने हैरान थे जैसे बीच समंदर में चूल्हा जलता हुआ देख लिया हो। मैं लाइटर लाना भूल गई, कृपा प्लीज थोड़ा माचिस ला दो यार, पायल ने कहा। राय साहब पहले तो धड़फड़ा गए, छाती पर हाथ रखा और फिर दौड़कर किचन से माचिस लेकर आए। उसे जला सीधे पायल के होठों के बीच घुसे सिगरेट में आग लगाई। उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे फुलझड़ी में माचिस मारा हो। संतोष तो जैसे काट हो गया था। वह इतने अधिक हैरत में था जैसे उसने मुर्गे को शुतुरमुर्ग का अंडा देते हुए देख लिया हो। एक लड़की को सिगरेट पीते, वो भी अपने साथ इतने नजदीक से। देखने के बाद ये पहला मौका था। अब आप लोग से क्या छुपना छुपाना, मैडम दारू बियर भी पीती हैं, निकालिए कहाँ लुका कर रखे हैं, चलिए जल्दी से खाया पिया जाए, इनको जल्दी इनके कमरे पर भी छोड़ना होगा, मनोहर ने दर्द भरे नगमे से कहा। वहां बैठा एक भी आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे क्या ना करे। गुरु की सारी बोल्डनेस और प्रगतिशीलता भी ले जाकर बैठ के एक कोने में जा खड़ी हुई। भरत का इंग्लिश मीडियम भी कोना ही पकड़े था। विमलेंदु कुर्सी पर चुपचाप जा बैठा था। सबने आंखों आंखों में इशारा करके तय किया कि पहले पायल को ही खिला पिला कर भेज दिया जाए, तब बाकी लोग नॉर्मल होकर खाएंगे पिएंगे। राय साहब ने बेड के नीचे से बियर का कार्टन निकाला, अगर निकाला उठा पायल ने एक खोलकर तुरंत गटक लिया, फिर वोडका मांगा और खुद ही पैक बनाकर 3-4 पैक पी लिया। सबके सब चुपचाप उसे देख रहे थे। बस राय साहब चुपमुक बैठ उसके अनुसार बर्फ पानी का अनुपात मिला रहे थे। आधा घंटा बीतने के बाद पायल ने जाने की इच्छा जताई। सबने बिना एक पल गंवाए सहमति दे दी, सिवाय राय साहब के। राय साहब तो कल्पना कर रहे थे कि सब चले जाएं, बस पायल रह जाए। पायल ने जाते जाते राय साहब को स्पेशल थैंक्स बोला। राय साहब झट से एक डायरी उठा लाए और कहा, पायल जी इस पर अपना ऑटोग्राफ और अपना नंबर लिख दीजिए। इस बार चौंकने की बारी पायल की थी। उसने अपनी जिंदगी में नंबर मांगने का इतना अदबदार मध्यकालीन तरीका नहीं देखा था। उसने डायरी में अपना नंबर लिख दिया। नंबर लिखते ही भरत उचक कर डायरी में लिखे नंबर अपने मोबाइल में सेव करने लगा। मैडम, मैं भरत हूँ, इंग्लिश मीडियम है मेरा, मैं कॉल करूंगा मैडम, भरत पीछे से चिल्लाया। पायल तब तक सीढ़ियों से उतर चुकी थी और शायद ही उसने भरत की आवाज सुनी थी। मनोहर और संतोष पायल को छोड़ने गए थे। संतोष रास्ते पर बस पीछे से पायल को देखता रहा। उसे लड़की का ये प्रकार पहली बार देखा था और सोचा ये लड़की बोल्ड नहीं क्लीन बोल्ड है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार।